नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही है पिछले साल गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी। गलवान की घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना कि गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय फौज के हाथों उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और एक सैनिक के घायल होने की बात कबूली, लेकिन माना जा रहा है कि चीन यहां धोखेबाजी कर रहा है, अपने मारे गए सैनिकों की असली संख्या को छिपा रहा है, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने गलवान की झड़प में चीन के 45 सैनिकों की मौत की बात कही थी, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। तो 4 जवानों का नाम यहां पर चीन की तरफ से आया। एक बड़ा कबूलनामा चीन का रहा, लेकिन अभी भी सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा है चीन। बड़ी खबर ये पिछले साल गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी। गलवान की घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से ये माना कि गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय फौज के हाथों उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और एक सैनिक के घायल होने की बात कबूल की है। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी मौजूद हैं, साथ ही साथ रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से मौजूद हैं। जल्दी से पहले आदित्य राज कौल का रुख कर लेते हैं। आदित्य, एक तरफ चीन जो हमेशा डिनायल मूड पर ही रहता है, अपनी चीजों को कबूल नहीं कर पाता है, आज जब वो कबूल भी कर रहा है, कबूलनामा भी सामने आ रहा है, वो भी धोखेबाजी। आप 4 केवल बता रहे हैं सैनिक आपके मारे गए। जी अर्पिता, ये तो बिल्कुल चीन का जैसा अप्रोच रहता है वैसा ही है, तो किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। तो चाइना जो है, बीजिंग जो है, प्रेशर में आया है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा रशिया की जो टास्क न्यूज एजेंसी है TASS, उन्होंने कहा था कि 45 चाइना के जो PLA के जवान हैं वो मारे गए थे इंडियन आर्मी द्वारा 15 जून की जो घटना घटी थी गलवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख में। हमने देखा कि जब इंडिया ने भी बहुत ही रिस्पेक्ट से ऑनर किया अपने 20 जवानों को और कहा कि हाँ 20 जवान शहीद हुए हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शहीद हुए हैं, और 20 जवानों ने करारा जवाब भी दिया है। और अनऑफिशियल फिगर्स तो ये भी कह रहे थे कि 45 नहीं 60 PLA के जवान थे जो मारे गए। लेकिन PLA के तौर पर, चाइना के तौर पर, कम्युनिस्ट रेजिम के तौर पर बिल्कुल ही जो है मूक दर्शक बने रहे। वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा या बताया कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए या इंजर्ड हुए। अब ग्लोबल टाइम्स में और उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके थ्रू उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने डिक्लेयर किए हैं 5 नाम, और उसमें 4 ऑफिसर्स हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रेजिमेंटल कमांडर और जो बटालियन कमांडर हैं वो भी मारे गए हैं। हमारे भारत के इसमें तो एक ही सीनियर ऑफिसर थे, बाकी सारे जवान थे जो मारे गए थे। लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स अभी भी कह रहे हैं, इनफैक्ट नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए जो नदर्न कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, उन्होंने भी कहा था कि उनको लग रहा है कि कैजुअलिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि रशियन जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है टास, उन्होंने भी कहा है कि 45 जवान जो है चीन के मारे गए थे। तो क्यों जो है चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए और साइऑप्स के लिए जाना जाता है, खुद एक तिलमिला सा उठा है और पता नहीं चल रहा चीन को कि कैसे क्या चीन में जितने PLA के सोल्जर्स मारे गए इंडियन आर्मी द्वारा वो छिपाए रखे, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो वेटरन्स हैं चाइना में वो भी खिलाफ जो है रिबेलियन कर रहे थे और प्रेशर डाल रहे थे कम्युनिस्ट रेजिम पर कि नाम सामने लाए जाए। तो ये लग रहा है कि एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है चाइना द्वारा, क्योंकि वो दुनिया में एक आइसोलेशन की कगार पे है, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ, चाहे वो साउथ चाइना सी में हुआ, चाहे वो अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो इंडिया ने उनको मुंह की चाइना को खानी पड़ी है, जो डिस्ट्रिक्ट फाइनली हुई है, क्योंकि इंडियन आर्मी वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, और चाइना अभी भी बहुत सारे नंबर जो है उनकी कैजुअलिटीज छुपा रहा है। बिल्कुल आदित्य, रहिए जरा साथ। देखिए, LAC पार तनाव के बीच चीन से जुड़ी 2 तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। एक तस्वीर चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से जुड़ी है, जिसमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए, और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब चीनी सैनिक अपने टैंकों को लेकर पेंगोंग से वापस लौटे हैं। तो जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए, और यह हकीकत बयां करने के लिए काफी है चीन की नीयत कैसी है।
एलएसी पर तनाव से के बीच चीन से जुड़ी ये दो तस्वीरें पूरी दुनिया की इस पर नजर है। एक तस्वीर चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से जुड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए, और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब चीनी सैनिक अपने टैंकों को लेकर पेंगोंग से वापस लौटे। यानी रिफत, देखिए, चीन जहां एक तरफ दादागिरी दिखाता है और उसके बाद अपनी बात अपने सैनिकों की जो मरने की खबरें उसकी पुष्टि नहीं करता है, और अब दबाव के चलते वो पीछे भी जा रहा है, न सिर्फ बल्कि अपनी चीजों को कबूल भी कर रहा है, लेकिन संख्या सही नहीं बता रहा है। ये जो अब कंफर्मेशन की गई है चाइना की तरफ से और बताया गया है कि 4 कैजुअल्टीज उनकी हुई है, उसमें एक बटालियन कमांडर भी है और एक आला ऑफिसर जो उनके हैं वो घायल भी हुए थे। तो उसका मतलब है कि कैजुअल्टीज हुई थी लेकिन वो जानबूझ के वो छुपा रहे। तो ऐसे इसका मतलब साफ है कि चाइना की स्टेटमेंट्स पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइना झूठ बोल रहा है, और चूंकि जब भारत की तरफ से कैजुअल्टीज हुई थी, इंडियन आर्मी ने तो साफ बता दिया था कि 20 कैजुअल्टीज हैं और उसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे। तो इंडिया की तरफ से कुछ छुपाया नहीं गया। और वैसे भी अगर श्रीनगर में या कश्मीर में भी कैजुअल्टीज होती हैं, चाहे वो आर्मी की हों, सीआरपीएफ की हों या पुलिस की हों, बाकायदा तौर पे अनाउंस किया जाता है, रीथलिंग सेरेमनी की जाती है और उसके बाद उन्हें जो है उनके शव जो है घर भेजे जाते हैं। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को छुपाया। हालांकि चाइना की तरफ से ग्रेव यार्ड्स की भी पिक्चर्स आई जो डिनाई कर रहा था लगातार चाइना। तो साफ आज हो गया कि चाइना जो है वो सच बोलना नहीं चाहता है और बोलता भी नहीं है। और ये बात तो सही है कि उनको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए था जो भी कैजुअल्टीज थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, प्रेशर में आ गए और उन्होंने ये कैजुअल्टीज। देखिए, हालांकि चीन पहली बार गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में कुछ बोला है, लेकिन उसने ना तो अपने बयान में गलवान का नाम लिया और ना ही सही संख्या बताई है। इसलिए चीन की चालबाजी से सावधान रहने की जरूरत बताई जा रही है। देखिए, झूठ बोलने में चाइना माहिर है। दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई सरकार नहीं होगा चाइनीज सरकार के जैसा जिन्हें झूठ बोलने में इतना माहिर होते हैं, और उनका डिप्लोमेसी भी बड़ा ख़तरनाक डिप्लोमेसी है। और अतीत में कई बार चाइना ने हमको धोखा दिया है, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी किया है। तो हमें बड़ा सतर्कता बरतना होगा। और भारत के जो वीर जवान हैं, उनका ये ताकत है, उनका काबिलियत है, उनका सामर्थ्य है, उनका वीरता है कि वो बॉर्डर में चाइना को ठीक ढंग से डील कर पाएँ। आदित्य, इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो चीन इतने दिन के बाद अब ये कबूल कर रहा है कि ठीक है, हमारे 4 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, वो भी सही नंबर नहीं बता रहा है। अगर एक दबाव था तो सही संख्या बताने से क्यों डर रहा है, और किस दबाव के चलते उसने ये संख्या बताई? देखिए अर्पिता, हमको 2 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी जब हम चीन की बात करते हैं। एक तो कि चीन की जो चाइना ड्रीम है, जिसका वर्णन जो है शी जिनपिंग ने खुद किया था कई सालों पहले जब वो अपने टर्म में आए थे। और ये चाइना ड्रीम है एक्सपेंशनिस्ट, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लद्दाख में स्पष्ट कर दिया था पिछले साल कि जो ये नीति एक्सपेंशनिज्म की है ये चाइना की रही है। और भारत को भी एक सबक मैं कहूंगा पिछले साल मिला, और सबक इस रूप में मिला कि भारत दोस्ती का हाथ निभाता रहा चाइना के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चेन्नई कनेक्ट के द्वारा हो, वुहान स्पिरिट के द्वारा हो या अहमदाबाद में हो, उनको न्योता दिया। लेकिन चाइना जो है खंजर फोकता रहा, पीछे से वार करता रहा, और चाइना को भारत ट्रस्ट नहीं कर पाया। लेकिन पिछले कई हफ्तों में और महीनों में हमने देखा कि बीजिंग बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आया। मैंने खुद आपको बताया कि रशिया, जो बहुत ही क्लोज है चाइना के, उनकी न्यूज एजेंसी ने खुद ये कवर किया और कहा कि 45 जो है पीएलए के सोल्जर मारे गए थे जो चीन ने छिपाया। हमने अमेरिका में भी देखा जो रेजिम का बदलाव आया, एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प की थी, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हुई और चाइना को लगा बदलाव होगा। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेशर बरकरार रखा और कहा कि साउथ चाइना सी में हो या कहीं और हो, वो भारत के साथ और जो क्वाड है उसके साथ खड़े रहेंगे। क्वाड की मीटिंग तो कल ही हुई जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के बीच में। तो प्रेशर टैक्टिक्स डिप्लोमेटिकली, मिलिटरी। ठीक है आदित्य, मैं रोक रही हूँ आपको। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने इलाके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए, और खबर है कि मारे गए तीनों आतंकी लश्कर के थे। अब सुरक्षा बल ने वहां से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकी इलाके में हो सकते हैं, उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें, भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, और इसी के साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि ये जो मुठभेड़ हुई इसमें 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने इलाके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं, और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
हो सकता है कुछ और आतंकी वहां पर हो जिन्हें पकड़ने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है? कितने आतंकी अभी और इलाके में हो सकते हैं और कब शुरू हुई ये मुठभेड़? देखिए अर्पिता, मैं दर्शकों को कहूं कि कश्मीर घाटी में रात के दौरान 2 ऑपरेशन शुरू किए गए थे। एक तो शोपियां का ऑपरेशन था और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के जानीगाम एरिया में ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि वो ऑपरेशन अभी चल रहा है। वहां पे एक पुलिस वाले की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। लेकिन जो शोपियां का एनकाउंटर है वहां पे 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि एक आर्मी जवान के भी घायल होने की खबर है और 3 मिलिटेंट जो है वो वहां पे एक घर में छुपे हुए थे। फौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने, और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग जब फर्स्ट लाइट आई तो फिर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें अभी 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि की है पुलिस ने। अभी आइडेंटिफिकेशन एसरटेन की जा रही है। अभी यह बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से हो सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन या एनकाउंटर्स का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। काफी देर तक थम गया था ये सिलसिला क्योंकि पुलिस लगातार अपील कर रही थी लोकल मिलिटेंट्स को कि वो सरेंडर करें और उसके बाद वो अपनी जिंदगी फिर से गुजारें अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसा लगा कि उसका कोई खास असर नहीं है। आज भी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जो खासतौर से कश्मीर पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उस पर पिन ट्वीट है और लगातार अपील की जा रही है उन जवानों से जिन्होंने बंदूक उठाई। उनसे कहा जा रहा है वापस आइए। तो शायद इस अपील का कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। यही वजह है कि फिर से, क्योंकि कल ही डिप्लोमेट्स जो हैं यहाँ से वापस चले गए और उसके बाद रात के दौरान ही 2 जगह पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। एक जगह पे अभी भी ऑपरेशन चल रहा है बीरवा एरिया में, जो बडगाम का हिस्सा है और वो सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है, और साउथ कश्मीर में जो एनकाउंटर हुआ उसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की फिलहाल पुलिस ने पुष्टि कर दी है। अर्पिता, ठीक है रिफत सर रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। खबर है कि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर किया। अभी वहां आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। तो आतंकियों से अभी भी बता दें आपको मुठभेड़ जारी है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यहां सुरक्षा बल के आतंकियों से जो मुठभेड़ हुई उसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। रिफत, ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है, कितने आतंकी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन चल रहा है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन 2 मिलिटेंटों के वहां पे छुपे होने की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को। अभी चूंकि ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो पहले ही फायरिंग हुई उसमें 2 पुलिस के लोग घायल हुए थे और एक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी मौत हुई है। जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा है। तो लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है और मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस खासतौर से डिस्ट्रिक्ट बडगाम में नहीं है। कभी कभार वहाँ पे मिलिटेंटों की प्रेजेंस जब होती है तो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। खासतौर से अगर बडगाम की बात करें, जो चाडोरा का एरिया है जो सटा हुआ है पुलवामा के साथ, या चराई शरीफ का एरिया है वो भी पुलवामा के साथ पड़ा हुआ है, तो साउथ कश्मीर से मिलिटेंट जो हैं वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे एनकाउंटर्स हमने देखा। लेकिन जो बीरवा का एरिया है वहाँ पे हो सकता है कुछ लोकल मिलिटेंट्स एक्टिव हों, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंस नहीं रहती है मिलिटेंट्स की। और एक लंबे अरसे के बाद इस बीरवा एरिया में एनकाउंटर देखने को मिला है और अभी ऑपरेशन जारी है। अभी एक पुलिस वाले के मारे जाने की खबर है और एक और पुलिस वाला जो है वो घायल हुआ है। तो कुल मिला के अभी शोपियां से ही 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसकी पुलिस ने पुष्टि कर दी है। अर्पिता, बिल्कुल, और यहाँ सुरक्षा बल के आतंकियों से जो मुठभेड़ है वो अभी भी चल रही है। एक पुलिसकर्मी की शहीद होने की खबर है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद दरअसल पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और खबर ये कि सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा है। अभी वहां आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। तो शोपियां और बडगाम की जो हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा बल मुस्तैद है। इलाके में जो आतंकी है वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाई जा रही है और अलग अलग जगहों पर देखिए मुठभेड़ भी हुई। जहां शोपियां में एक मुठभेड़, वहीं बडगाम में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जहां अपने गढ़ को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं बीजेपी राज्य में कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अमित शाह का आज बंगाल दौरा है, उसका दूसरा दिन है। इससे पहले कल दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में अमित शाह ने रोड शो कर पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराई। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग जुटे। ममता के गढ़ दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री ने उन पर जमकर हमले किए। अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी की ताकत दिखाई। उन्होंने ममता बनर्जी के हर उस कमजोर कड़ी पर निशाना साधा जिसका बीजेपी को फायदा और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। वहां एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। कल के रोड शो की तस्वीरों ने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ाती हुई।
तो ये दो तस्वीरें, कल देखिए एक विशाल रोड शो रहा। अमित शाह जब भी मौका मिल रहा है वो निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। कई सवाल ममता बनर्जी के राज में हुए कामों पर उठाए गए और बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि बीजेपी यहां परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इस बात की नहीं कि टीएमसी पार्टी हटकर बीजेपी सत्ता में आए, बल्कि परिवर्तन इस बात का कि लोगों का विकास हो, बंगाल का विकास हो। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। कोलकाता से अमित पांडे और आशिका सिंह हमारे साथ हैं। आशिका का जल्दी से रुक कर लेते हैं। आशिका, कल का वो रोड शो जो जरूर टेंशन बढ़ा रहा होगा ममता बनर्जी का, हालांकि उसके जवाब में हमने हर बार देखा है कि ममता बनर्जी भी कुछ करती हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही है अमित शाह के इस रोड शो के जवाब में? कल ही दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों थे अर्पिता। वहां उन्होंने भी एक मेगा रैली को संबोधित किया। तो एक ही जिले में कल जहां गृह मंत्री जा रहे थे वहीं पर ममता बनर्जी की भी सभा थी। लेकिन रोड शो, सिर्फ रोड शो की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जनसभा की बात नहीं करेंगे। जो पूरा रास्ता था लगभग 16 किलोमीटर का, पूरे रास्ते पर जो भीड़ थी उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन की बयार बहने लगी है। बहरहाल फिलहाल मैं कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में हूँ। यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ, तैयारियाँ चल रही हैं। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे और बंगाल के जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको लेकर के कार्यक्रम होगा। एक विशेष प्रदर्शनी जिसकी तैयारी आप देख सकती हैं यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी, जो कि ब्रिटिशर्स के समय की बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग। वहाँ पर ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर ही कार्यक्रम होगा। जो बंगाल के वीर सुपुत्र हैं, सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये माना जाता है कि बंगाल की भूमि से ही, बैरकपुर से जो है फ्रीडम फाइट जो है वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको श्रद्धांजलि आज गृह मंत्री की तरफ से विशेष। ठीक है आशिका सर, रहिए। देखिए, आज अमित शाह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में पश्चिम बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह शहीदों पर एक प्रदर्शनी की शुरुआत भी करेंगे। तो मिशन बंगाल पर अमित शाह हैं, आज दूसरा दिन। और आज अमित शाह जो कार्यक्रम उनका लाइनअप है उसमें आपको बता दें, सबसे पहले वो यहाँ पहुंचने वाले हैं नेशनल लाइब्रेरी। वहां पे पश्चिम बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ एक प्रदर्शनी की शुरुआत भी वो करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले अमित शाह के इसके बाद? करीब 2.5 से 3 घंटे का गृह मंत्री का कार्यक्रम है और कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में ही रहेंगे और अलग अलग आयोजन में वो शामिल होंगे। शहीद जो पश्चिम बंगाल के जो शहीद रेवोल्यूशनरी फाइटर्स हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा एक साइकिल रैली को भी वो झंडा दिखाएंगे और इसके अलावा एक सभा को भी वह संबोधित करेंगे। ये छोटी संख्या में लोगों की सभा होगी। तो कुल मिलाकर जो कल अगर हमने देखा कि जनता से जुड़ने का गृह मंत्री ने प्रयास किया था, मेगा रोड शो किया था, तो आज बंगाल के दूसरे पहलू यानी कि वैचारिक स्तर पर और जो यहाँ की संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनके पहलुओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग 3 यहाँ पर कार्यक्रम हैं जिसमें वो सम्मिलित होंगे। तो पूरी तरीके से बंगाल को के लोगों के साथ जुड़ने की यह बीजेपी की रणनीति है और इसी के ऊपर वो काम कर रही है और अगले कुछ दिनों में अन्य शीर्ष नेताओं के इसी तरीके के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, कल सबसे पहले वो भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम पहुंचे थे, फिर गंगा सागर के तट पर गए थे और फिर कपिल मुनि के आश्रम। फिर वो दक्षिण 24 परगना जिले के नारायणपुर गांव में राजवंशी समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाने पहुंचे थे। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की और एक रोड शो भी किया जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भरोसा दिया। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामदेव, यहाँ पर बाबा रामदेव आपको नजर आ रहे होंगे और वो कोरोना की नई दवा लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उनके तमाम प्रयत्न वो कर रहे हैं और वो इस कोशिश में जुटे हैं
कि जल्द से जल्द कोरोना से निजात पाने में वो भी देश में योगदान दे पाएं, और इसके लिए उन्होंने इम्यून बूस्टर कर एक दवा भी अपनी लाई थी मार्केट में, और उसके बाद भी हमारे बीच में होंगे और इस कार्यक्रम को आपके साथ बिना विलंब किए समय पर शुरू करेंगे। आप सभी से फिर हम आपके गौरव और हर्ष को आपके चेहरे पर देखते हैं, जब भारत का मान, भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है पूरे, और यह हम सब देशवासियों के लिए, 123 करोड़ देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। आइए इस उत्सव को अंगीकार करें और भारत के आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान विज्ञान में विश्वास कर सिर्फ पूर्वाग्रह के आधार पर जो साइंटिफिक पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है आयुर्वेद का, योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का और भारतीय जीवन पद्धति का, उसको स्वीकार करें। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए रिप्लेस हो जाता है, जबकि वो डायरेक्ट हार्मोन लेते हैं। थायराइड के दवा में तो डायरेक्ट हार्मोन ही देते हैं और अपन उसको नेचुरल तरीके से डील करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर आ रहे हैं और 1 मिनट में ही हम अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे। हाँ, हमारे बीच में WHO के अभी वर्तमान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन और हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी आ चुके हैं, और अब पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ माननीय गडकरी जी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और आचार्य जी के समक्ष हम इस गौरवशाली उत्सव और अवसर के साक्षी बनेंगे। निवेदन है, कृपया मंच पर आने दें, मंच पर आने। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 6 साल का चाचा चौधरी। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Muska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। आ रहा है ये यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज ऐतिहासिक दिन है। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी, उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत
वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू नील बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहां रिसर्च के संदर्भ में हमने कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर 20,100 ऋचाएं वेदों की है, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूँ। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवसाय हो जाए तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनकी अध्यक्षता में और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था कि जब हम हरिद्वार से दिल्ली आते हैं तो हमको 6 घंटे लग जाते हैं।
उस 6 घंटे की यात्रा को इन्होंने 3 घंटे में तब्दील कर दिया है। ये एक हरिद्वार से और दिल्ली के द्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में अब 2 घंटे में करने वाले, अब 2 घंटे में करने वाले हैं। माने इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़कों का, और जब मैं यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, कनाडा जाता था, जब मैं गया जापान और साउथ कोरिया, तो मैंने देखा इतने फर्स्ट क्लास वहां पर हाईवेज हैं, लगता था ऐसे भारत में वो कब होगा। खाली ये सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के ही नहीं, माने जिनके भीतर एक बहुत बड़ी सोच है, देश के निर्माण के लिए एक दृष्टि संपन्न, एक वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ हैं आदरणीय गडकरी साहब। हम दोनों का प्रथम तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन करते हैं, और आज मैं श्रद्धेय आचार्य श्री की ओर से और हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हमारे उसके डॉक्टर हैं, अध्यक्ष हैं उसके, हमारे PRI के, ऐसे अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले बुक का विमोचन कर देते हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और किस तरह से कोरोनिल स्वास्थ्य अणुतेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया, और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहां पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे, और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं 2 बुकलेट्स के विमोचन के लिए यहाँ मैं परम आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और परम आदरणीय श्री गडकरी जी को निवेदन करता हूं कि उसका विमोचन के लिए अनुग्रह करें। तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई, और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स, और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ये एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब। प्रणाम। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े मकसद हैं। योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ, वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो, और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की जो की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि मैं योग आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। तो उसके काफी चरण हमने पूरे कर लिए हैं, और उस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास
उसकी आधारशिला हमारे आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने रखी थी। तो हम उनका भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुसंधान का भवन और एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य वहाँ पर हो चुका है। मैं एक एक करके दोनों हमारे अभिभावक रूप यहाँ पर मंत्री हैं, उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। मैं प्रथम आदरणीय श्री गडकरी जी से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय बाबा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य बालकृष्णन जी, अनुराग जी और उपस्थित सभी मीडिया के भाई और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी अनुसंधान संस्थान का स्थापना की है। ये बात जरूर है कि हम लोग यही कहते हैं कि नॉलेज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर दो बातों को दोहराते रहता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए हमारी जो पूर्व परंपरा से जो हमारा आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। शायद हिंदुस्तान में रहकर इस बात का महत्व नहीं समझ में आता है, पर आप कभी जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन व्यक्ति से जब बात करेंगे और वहाँ के आयुर्वेद के बारे में हमसे भी आगे उनके रिसर्च को देखेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि विश्व में इसके बारे में कितना अनुसंधान हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अनुसंधान करना और वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूवन करने के बाद उसका सर्टिफिकेशन करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। समय के अनुसार ये रिसर्च चलते रहता है और इसीलिए बाबा जी के प्रति हम सबको आदर है, सम्मान है और प्रेम है कि एक समय हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ों का हम उपयोग कर रहे थे, जिसकी रॉयल्टी विदेशों में जा रही थी, उसके अच्छे विकल्प के रूप में उन प्रोडक्ट को तैयार करके उन्होंने हमारे स्वदेशी के विचारों पर आधारित आधुनिक उत्पादनों को देश विदेश की जनता में लोकप्रिय किया।